नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। जैसा कि पार्ट 1 कन्फ्यूजिंग वर्ड्स आई होप आप देख चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 2 ऑफ कन्फ्यूजिंग वर्ड्स। जैसा मैंने आपको बताया था, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स ज़्यादातर आपके फिल इन द ब्लैंक्स में इंग्लिश लैंग्वेज में या क्लोज टेस्ट के अंदर आपको कुछ इस तरह के वर्ड्स परेशान कर सकते हैं। परेशान होने का मतलब है कि दो वर्ड्स शायद दिखने में एक जैसे हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम हो सकती है, या दो वर्ड्स एक ही मीनिंग को कैरी कर रहे हैं लेकिन उसके अगर डेप्थ में देखें थोड़ा थोड़ा उनके मीनिंग में फ़र्क आ जाता है। तो मैं स्टार्टिंग कुछ इस तरह के क्रूशियल वर्ड्स के साथ ही करता हूँ आज, ठीक है जी। आज के पहले दो वर्ड्स हैं ईगर एंड क्यूरियस। आई होप आपने दोनों वर्ड्स सुने होंगे कभी ना कभी अपनी लाइफ में। सबसे पहला वर्ड है ईगर, ठीक है। दूसरा वर्ड है क्यूरियस। अब कुछ लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने ईगर वर्ड का मीनिंग भी पढ़ा और मैंने क्यूरियस वर्ड का मीनिंग भी पढ़ा हुआ है। अगर हम बड़े बेसिक वर्ड की बात करें, वैसे दोनों के दोनों वर्ड्स एक दूसरे के क्या हैं, सिनोनिम्स हैं, ठीक है। लेकिन दोनों वर्ड्स की अगर डेप्थ में बात करें, बड़ी डिटेल के अंदर बात करें, दोनों वर्ड्स के अंदर डिफरेंस है। मैं आपको एक बड़ी सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके पास एक फिल इन द ब्लैंक आ रहा है। फिल इन द ब्लैंक के अंदर 5 वर्ड्स गिवन है जिसमें से आपको एक वर्ड चेरी पिक करना है और आपको एक वर्ड फिलअप करना है। वहां पे हुआ क्या कि आपके पास लास्ट में दोनों वर्ड्स बच जाते हैं ऑप्शंस को फिलअप करने के लिए, ठीक है। अब उस ब्लैंक को आपको फिलअप करना है। 2 वर्ड्स आए आपके सामने और दोनों का मीनिंग कहीं ना कहीं सेम है। तो आप कैसे आइडिया लगाओगे कि किस वर्ड को हमें फिल करना है। वहां पे देखिए, जो वर्ड ईगर है इसका मतलब होता है इंटरेस्टेड, या इसको आप लोग विलिंग भी कह सकते हैं। अब जो वर्ड क्यूरियस है उसका मतलब भी इंटरेस्टेड या विलिंग होता है। तो आप कहेंगे फिर ये कंफ्यूज कहाँ कर रहे हैं वर्ड्स, है ना। दोनों वर्ड्स का मीनिंग ही सेम है, दोनों का मतलब इंटरेस्टेड या विलिंग है, ठीक है। जो पर्सन किसी भी काम को करने के लिए बड़ा ज़्यादा जिज्ञासु होता है, हिंदी में इस वर्ड को कहते हैं हम जिज्ञासु, बड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड, जिसको आप कीन कह सकते हो, फोन्ड कह सकते हो। ईगर का मतलब इंटरेस्टेड, विलिंग, कीन या फोन्ड है। क्यूरियस का मतलब इंटरेस्टेड, विलिंग, कीन या फोन्ड है। इनक्यूजिटिव भी इसको हम कह सकते हैं। अब डाउट ये आ रहा है कि फिर दोनों वर्ड्स में डिफरेंस अगर होगा तो होगा क्या। आपने काफी दफा सुना होगा लोगों को कहते हुए कि आई एम फोन्ड ऑफ प्लेइंग गेम्स, है ना, या फिर आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग गेम्स, आई एम क्यूरियस अबाउट ज्वाइनिंग दिस सेशन, या आई एम ईगर टू लिसन टू यू। इस तरह से हम क्या कहना चाह रहे होते हैं बेसिकली इन सेंटेंसेस के जरिए कि मैं तुम्हें सुनने में काफी जिज्ञासा रखता हूं या मैं काफी इच्छुक हूं, मतलब इंटरेस्टेड हूं। अब मैं आपको बताता हूं दोनों वर्ड्स में फर्क क्या है। पहले आप ये नोट कर लीजिए कि ये दोनों वर्ड्स के ये सारे वर्ड्स क्या हैं, सिनोनिम्स हैं, ठीक है। इंटरेस्टेड भी कह सकते हैं इसको आप, विलिंग भी, कीन भी और फोन्ड भी। अब एक डिफरेंस जो उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है, कई दफा हम लोग कुछ ना कुछ नया सुनने के लिए काफी इंटरेस्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आप इन वर्ड्स का मीनिंग जानने में और बाकी वर्ड्स का डिफरेंस जानने में काफी इंटरेस्टेड लग रहे हैं मुझे, या फिर आप कहते हैं सर हम पूरी तरह से जिज्ञासा हमारे अंदर बहुत है, हमारे अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, विलिंगनेस बहुत ज्यादा है, डिजायर बहुत ज्यादा है आपके बताए वर्ड्स को सुनने की। जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट या विलिंगनेस होती है किसी नई चीज़ को सुनने, किसी नई चीज़ को जानने की, तो वहाँ पे हम लोग क्या होते हैं, ईगर होते हैं। ईगर मीन्स जब आप कुछ नया सीखने या नया कुछ सुनने के लिए बड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं तो आप क्या है, ईगर हैं। लेकिन अगर बात की जाए क्यूरियस की, अब मैं इस टाइम पे आपको नहीं सुन रहा, मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं कोई एक्शन कर रहा हूँ। जब भी आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड या विलिंग होते हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा विलिंगनेस या आपके अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है कुछ नया कर दिखाने की, कुछ नया करने की, कुछ नया बताने की, तो आप क्या होते हैं, क्यूरियस होते हैं। मैं लिखता हूँ इसको, विलिंग टू लिसन टू और लर्न समथिंग। कि जब भी आप किसी चीज को सुनने या किसी नई चीज को सीखने में बहुत ज्यादा विलिंग होते हैं तो आप होते हैं ईगर। लेकिन जब आप कुछ नया करने के लिए विलिंग होते हैं, विलिंग टू डू समथिंग। मान लीजिए घर पे आप शो करते हैं कि मैं आज पूरे घर की सफाई कर दूंगा, ठीक है। अपना पूरा का पूरा इंटरेस्ट आप दिखाते हैं पूरे घर की सफाई करने में। तो आप घर की सफाई करने में जिज्ञासु हैं, कुछ करना चाह रहे हैं आप, तो आप क्यूरियस हैं, ठीक है। आप रात को अपने मदर फादर के पास बैठते हो, आप कहते हो पापा मैं आपको, मम्मा आपको मैं कुछ स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। वो कहते हैं यस बेटा हम बहुत ईगर है कुछ नया सुनने के लिए, तुम्हारे मुंह से काफी टाइम से सुना नहीं है, ठीक है। तो वो कुछ नया सुनने के लिए जिज्ञासु हैं, आप कुछ नया करने के लिए जिज्ञासु हैं। तो ये फर्क रहता है ईगर और क्यूरियस वर्ड के अंदर। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ इसके बारे में।
अगर हम बात करते हैं वर्ड ईगर की, देखिए मैंने इसका आपको मीनिंग बताया कि जब भी आप कुछ नया सुनने या सीखने के लिए इंटरेस्टेड या विलिंग होते हैं या डिजायरस होते हैं, आपको मैंने जैसा कहा था वोकैबुलरी पार्ट के अंदर आपके पास ईडियम्स और फ्रेजेस भी होने चाहिए। आई होप आपको ईडियम और फ्रेजेस का मीनिंग क्लियर है। अदरवाइज अगर मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कभी आपको बता दूंगा जब भी हम ईडियम्स और फ्रेजेस पढ़ेंगे कि ईडियम और फ्रेज के अंदर फर्क क्या होता है, ठीक है। तो ईगर को हम दो ईडियम्स के साथ भी डिनोट करते हैं। पहला है ऑल एगोग और दूसरा है ऑल ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे फ़ोन करते हैं और मुझे कहते हैं कि सुन मैं तुझे कुछ नया बताना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ यस मैं बड़ा ज़्यादा इच्छुक हूँ, मतलब यस आई एम ईगर। मैं यस आई एम ईगर की जगह कह दूंगा यस आई एम ऑल एगोग। अगर मैं कहता हूँ आई एम ईगर टू लिसन टू योर स्टोरी, आप कहते हैं कि मैं तुझे नई स्टोरी बताता हूं, तो मैं कहता हूं हाँ मैं बड़ा इच्छुक हूं तुम्हारी नई स्टोरी सुनने में, तो मैं क्या हूं, ईगर हूं। अब ईगर की जगह मैं यहां लिख सकता हूं आई एम ऑल एगोग या आई एम ऑल ईयर्स। आपकी बात के अंदर बिल्कुल भी फर्क नहीं आएगा। जैसा मीनिंग ईगर कैरी कर रहा था वैसा मीनिंग ऑल एगोग या ऑल ईयर्स कैरी कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों क्या हुए, ईडियम्स हैं। सो मैं कह सकता हूं यस आई एम ऑल एगोग टू लिसन टू यू, या फिर यस आई एम ऑल ईयर्स टू लिसन टू योर स्टोरी। अब देखिए इनको याद कैसे आप इजीली कर सकते हैं इन दोनों इडियम्स को। आई होप आपने एग्जांपल नोट कर ली है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है एगोग, AGOG। गोविंदा का आपने गाना सुना होगा, AGOG लो जी सुनो जी, है ना। सुनो जी, जहां सुनो जी पे आया AGOG पे, सुनने के लिए कुछ इंटरेस्टेड है आप, तो आप क्या है, ईगर हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं हम ऑल ईयर्स की, ईयर्स से ना तो आप खा सकते हैं ना ही ईयर्स से आप कुछ बोल सकते हैं सिवाय सुनने के, तो कुछ सुनना है तो ईयर्स वर्ड आ गया। AGOG लो जी सुनो जी, सुनना है तो ऑल एगोग आ गया, ठीक है। तो इन दोनों वर्ड्स का एक ही मीनिंग है, कुछ नया सुनने के लिए बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होना, मतलब बहुत ज़्यादा इनक्यूजिटिव होना, जिसको हम ईगर कहते हैं, ठीक है जी। आई होप आपको क्लियर है ईगर और क्यूरियस में फ़र्क, और ईगर के दो सिनोनिम्स जिनको हम इडियोमैटिक फॉर्म में लिख रहे हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। Next two words are insist and persist। अब देखिए अगर मैं दोनों वर्ड्स की हिंदी की बात करूं तो दोनों की हिंदी होती है जिद करना, ठीक है। अब दोनों वर्ड्स की हिंदी की बात करें, दोनों वर्ड्स की हिंदी है जिद करना। अब जिद करने की जब बात है, जिद दो तरह की है। अब ऐसा नहीं कि एक प्यार से की हुई जिद और दूसरी डांट फटकार से की हुई जिद, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो आपके हिसाब से क्या फ़र्क हो सकता है, या कोई फ़र्क नहीं है। चलो मैं इन वर्ड्स को पहले एक छोटे से तराजू में तोलता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव के। क्लियर। तो इंसिस्ट एक नेगेटिव वर्ड है, परसिस्ट एक पॉजिटिव वर्ड है। कैसे और क्यों जानते हैं। तो इंसिस्ट का मतलब होता है टू आस्क फॉर समथिंग forcefully। to ask for something forcefully। ask for का मतलब होता है किस चीज की डिमांड करना। तो कोई भी चीज मांगना, कोई भी चीज डिमांड करना, कैसे, फोर्सफुली, धक्के से। आजकल के बच्चे आपने देखे कितने जिद्दी हो चुके हैं, आप भी रहे होंगे, मैं भी रहा था, ठीक है। बचपन में क्या होता था, मुझे चीज चाहिए तो चाहिए, चाहे हम शॉपिंग मॉल के फ्लोर पे लेट जाते थे, ठीक है। और इतनी पावर आ जाती थी हमारे अंदर कि हम खड़े नहीं होते थे। तो क्या होता है कि जब इंसिस्ट करते हो आप, तो आप किसी पर्सन से जिद कर रहे हो कुछ आपको देने के लिए, आपके लिए कुछ करने के लिए फोर्सफुली, जबकि वो खुद से ऐसा करना नहीं चाहता। अब परसिस्ट क्या है, ठीक है। मान लीजिए आप लोगों का एग्जाम आने वाला है और आप कहते हो कि मैं अपनी पूरी डेडिकेशन दिखाऊंगा, मैं अपनी पूरी परसिवरेंस के साथ इस एग्जाम को क्रैक करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो क्या ये जिद है या आप किसी से मांग रहे हैं कुछ फोर्सफुली, नहीं, आप अपनी परसिवरेंस शो कर रहे हैं। तो जब भी अपने कांस्टेंट एफर्ट्स को आप कंटिन्यू करते हैं कुछ भी अचीव करने के लिए, दैट इज कॉल्ड टू परसिस्ट। और मैं इतना बता दूं आपको, इंसिस्ट भी एक वर्ब है और परसिस्ट भी एक वर्ब है। तो ये वर्ड पॉजिटिव क्यों हो, क्योंकि आप फोर्सफुली किसी से डिमांड नहीं कर रहे, आप अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऐसा कि मैं इस चीज़ को अचीव करके रहूँगा, मैं इसके लिए हमेशा से कमिटेड रहा हूँ और आगे रहूँगा। तो इसका मतलब है टू कंटिन्यू शोइंग परसिवरेंस। देखिए परसिवरेंस का मतलब होता है सीरियसनेस, कि लगातार जो आपके एफर्ट्स अचीव करने की आपकी जो कंसिस्टेंसी होती है, आपकी सीरियसनेस होती है, तो उसको कंटिन्यू करना,
शोइंग परसिवरेंस टू अचीव समथिंग। तो कुछ भी अचीव करने के लिए जब आप कॉन्स्टेंटली अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू करते हैं, परसिवरेंस शो करते हुए, सीरियसनेस या जिसको कंसिस्टेंसी हम कहते हैं या इसको परपेचुअलिटी कहा जाता है, तो उसको कहते हैं परसिस्ट करना। जो पॉजिटिव वर्ड मैंने कहा, इंसिस्ट मतलब एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब है किसी से फोर्सफुली कुछ डिमांड करना। ठीक है, आई होप आपको दोनों वर्ड समझ आए। नाउ द नेक्स्ट टू वर्ड्स आर ब्रोच वर्सेस ब्रोच। अब एक्सपेक्ट किया जा सकता है गर्ल्स से या लेडीज से कि इस वर्ड के अंदर क्या फर्क होगा। जो वो ब्रोच यूज करती है एक ऑर्नामेंट, वो कौन सा ब्रोच है, BROACH या फिर BROOCH। सो बताइए क्या फर्क हो सकता है इन दोनों वर्ड्स के अंदर। यू हैव 30 सेकेंड्स। सोचिए तो, स्पेशली फॉर द गर्ल्स। बॉयज को भी पता हो सकता है, ऐसा नहीं है मुझे इसका मीनिंग क्लियर है दैट मीन्स मैं इसको यूज़ करता हूँ, है ना, ऐसा तो नहीं है। सो जो गर्ल्स यूज़ करती हैं एक ऑर्नामेंट अपने बालों पे लगाती हैं, क्लिप काइंड ऑफ, तो उसको कहते हैं ऑर्नामेंट BROOCH। ठीक है, एक नाउन होता है, उस ऑर्नामेंट को हम कहते हैं ब्रोच। तो इट इज़ एन ऑर्नामेंट। तो अगर ये ऑर्नामेंट है तो फिर ये क्या है, सबसे पहले बता दूं आपको, ये होती है एक वर्ब। तो इसका मीनिंग क्या होगा, मान लीजिए हमारी क्लास चल रही है, हमारे क्लास में ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट को सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो टॉपिक लगता है, फॉर एग्जांपल एडवर्ब टॉपिक की बात करते हैं, प्रेपोजिशन के किसी भी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कंजंक्शन की, वो किसी भी टॉपिक को, डिफिकल्ट टॉपिक को रेज करता है कि उस पर डिस्कशन हो, बड़ी थोरो डिस्कशन हो। ठीक है, जैसे लाइव सेशन हमारे आगे होंगे तो उसमें हम इस पर डिस्कशन करेंगे। सो वहाँ पे कोई भी स्टूडेंट अगर डिमांड करता है या फिर एक टॉपिक को रेज करता है उस पर कंप्लीट डिस्कशन के लिए, उसको कहते हैं किसी टॉपिक को ब्रॉच करना है, किसी भी चीज को ब्रॉच करना, टू रेज a difficult topic for discussion। सो डिस्कशन के लिए किसी भी डिफिकल्ट टॉपिक को रेज करना, उसको उठाना, तो उसको हम कहते हैं ब्रॉच करना, BROACH। BROOCH का मतलब है एक ऑर्नामेंट जो लेडीज या जो गर्ल्स यूज करती हैं अपने बालों पे। आई होप आपको ये दोनों वर्ड्स भी क्लियर हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। अगले दो वर्ड्स थोड़े मैं आसान वर्ड्स आपके सामने रखता हूं, वैसे मुश्किल कुछ भी नहीं है। आई होप आप सारे ही इंटेलिजेंट हैं और आपको सब कुछ समझ आ रहा है। सो द नेक्स्ट टू वर्ड्स आर सबमिट, डिपॉजिट। हाइला ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि इसमें भी फर्क होगा। हा? अच्छा मुझे ये बताओ, बैंक में पैसे जमा करवाए तो आपको पता है, बड़े अच्छे से टर्म पता है कि वो होता है जी पैसे डिपॉजिट करवाना। ठीक है, अगर आप अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में या फिर अपना रेज्यूमे आप लेके जाते हैं, अपना रेज्यूमे आपने अपना प्रपोजल या फिर अपने जो असाइनमेंट्स हैं, जो आपके एग्जाम्स के पेपर्स हैं, हार्ड कॉपीज हैं, वो क्या करवाते हो, डिपॉजिट कभी नहीं करवाए होंगे आपने, सबमिट करवाए होंगे। तो कभी सोचा नहीं कि फिर सबमिट और डिपॉजिट में फ़र्क क्या है। दोनों का मतलब है किसी चीज़ को कहीं पर रखना। ठीक है, तो डिपॉजिट हम पैसों के लिए सिर्फ बैंक में ही यूज़ करते हैं क्या? नहीं। देखिए जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी बैंक्स हैं, या मान लीजिए आप मुझे अपने कुछ पैसे दे के जाते हैं, ठीक है, मैं अपने अकाउंट में उस पैसों को रख लेता हूँ और आपको कहता हूँ कि 1 साल बाद मुझसे पैसे आप वापस ले लेना। डिपेंड आपका करता है कि आप मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप आप करेंगे। सबमिट का मतलब क्या है, मैं कहता हूँ अपनी असाइनमेंट्स आप सबमिट करवा दीजिए, क्या आप मुझसे वापस मांगोगे असाइनमेंट्स? या मैं आपको कहता हूँ अपना रेज्यूमे दे दीजिए, सबमिट करवा दीजिए, अगर कोई वैकेंसी होगी, कोई जॉब होगी हमारे ऑफिस में तो आपको मैं पक्का कॉन्टैक्ट करूंगा, तो आपको वापस नहीं मिलने वाला। तो एक प्रपोजल जब आप किसी को देते हैं, ठीक है, उस प्रपोजल के अग्रीमेंट के लिए, तो आपको कभी वापस नहीं मिलता, या फिर आपके पेपर की शीट्स हैं, कुछ भी है। तो सबमिट का मतलब होता है टू गिव सम प्रपोजल। ठीक है, तो किसी भी प्रपोजल को किसी को देना। लेकिन डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, टू पुट योर मनी समवेयर। इन सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसको मैं आगे थोड़ा और डिस्क्राइब करना पसंद करूंगा। तो देखिए, जब डिपॉजिट टर्म को आप यूज करते हैं तो वहां पे पोजेशन चीज की आपकी ही रहती है। अब आपने 2 लाख रुपए बैंक में रखे तो बैंक के नहीं हो गए, वो आपके ही पैसे, आप जाते ही तुरंत उसको निकलवा भी सकते हैं। ठीक है,
लेकिन जो चीज़ आपने सबमिट करवा दी वो आपको वापस नहीं मिलेगी। तो अगर मैं बात करता हूँ किसी भी स्कूल की, कॉलेज की, तो वहाँ की जो फ़ी है, वहाँ पे जो आप फ़ी देते हैं वो कभी फ़ी डिपॉजिट नहीं होती है। अगर डिपॉजिट होगी तो अगले दिन उसको आप निकलवा सकते हैं, पोजीशन आपकी है। लेकिन कहीं भी आप किसी स्कूल, कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूट में फ़ी कहीं भी आप देते हैं तो वो फ़ी आप सबमिट करवा रहे हो, क्योंकि वो फ़ी पे आपका अधिकार भी नहीं रहा। ठीक है, वैसे आपके असाइनमेंट्स हैं, वैसे कोई रेज्यूमे है, वैसे कोई प्रपोजल है। डिपॉजिट का मतलब क्या है कि जो भी आप चीज़ देते हैं किसी को, स्पेशली पैसे के फॉर्म में यूज़ करते हैं, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब बैंक्स के अंदर या फाइनेंस कंपनीज के अंदर, तो वहाँ पे उस पर अधिकार आपका ही रहता है। ठीक है, आप किसी भी उसको टाइम विदड्रॉ करवा सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? चलिए आगे बढ़ते हैं। Now the next two words can be really important for all of you। इसमें क्या होता है कि इन वर्ड्स को हम काफ़ी बार मिस यूज़ कर बैठते हैं, या फिर दोनों में से एक ही वर्ड को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। आई होप पहले मैं आपको थोड़ा डिस्कस करवा दूँ। आई होप आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में टॉपिक एडजेक्टिव जो है उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ ली होगी। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? द वर्ड्स विच वी यूज टू डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ समवन और समथिंग और सम प्लेस। मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए जिस भी वर्ड को हम यूज करें, दैट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। लेकिन आपने हमेशा से इतना पढ़ा होगा कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। ठीक है, पहली डिग्री को हम कहते हैं पॉजिटिव, दूसरी को हम कहते हैं कंपैरेटिव, और तीसरी को हम कहते हैं सुपरलेटिव। तो 3 डिग्रीज होते हैं किसी भी एडजेक्टिव की। आपने बचपन से पढ़ा होगा कि अगर वर्ड बैड है, बैड एक एडजेक्टिव है, तो उसकी कंपैरेटिव होती है वर्स और सुपरलेटिव होती है वर्स्ट। अगर आप वर्ड पढ़ते हो स्मार्ट, तो स्मार्ट की कंपैरेटिव होती है स्मार्टर और उसकी सुपरलेटिव होती है स्मार्टेस्ट। आई होप इतना सा बेसिक आपको क्लियर है। ठीक है, नाउ आई एम गोना टेल यू 2 वर्ड्स विच मे कंफ्यूज यू एंड विच मे नॉट कंफ्यूज यू, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी दफ़ा एरर स्पॉटिंग के अंदर या एग्जाम में इसको यूज़ करते टाइम या कम्युनिकेशन के टाइम पे देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं। इवन मुझसे भी ये मिस्टेक हो सकती है वाइल स्पीकिंग, क्योंकि स्पीकिंग के टाइम पे व्हाट वी रिक्वायर 50 to 70% of exact knowledge of grammar along with some fluency in speaking, along with some vocabulary and the power of making sentences fluently and fast। लेकिन जब ग्रामर की बात है, सेंटेंस आपके सामने लिखा और आपके एग्जाम्स में तो एक पूरे सेंटेंस में जो 1 या 2 लाइंस का है उसमें सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक निकालने का आपको 1 नंबर मिलना है। ठीक है, बट वाइल यू स्पीक समथिंग, वहां तो आपको कोई नंबर नहीं दे रहा। अगर दे भी रहा तो आपकी फ्लुएंसी, आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपके कॉन्फिडेंस, आपके बोलने के चार्म के ऊपर आपको मार्क्स मिल रहे हैं। सो लुक एट इट। The very first word is few, the second word is little। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा लेस, कहते हैं लेस होते हैं जी, फिर लेसर हो जाता है, फिर लीस्ट हो जाता है, तो उसको आप काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं, अपने खुद को भी कर रहे हैं और आप इंग्लिश लैंग्वेज को गलत यूज़ कर रहे हैं। तो फ्यू और लिटल दोनों के दोनों होते हैं जी। पहली बात तो एडजेक्टिव्स, और आपको पता है एडजेक्टिव की क्या होती हैं? पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो फ्यू से बनता है फ्यूअर और आगे चल के बनता है फ्यूएस्ट। लिटल से क्या बनता है? लेस और आगे बनता है लीस्ट। ऑल्दो हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे आगे एडजेक्टिव्स को, आई होप आपको इतना पता है कि डिग्री जो पॉजिटिव होती है वो हम यूज़ करते हैं किसी की भी क्वालिटी को, नंबर को, उसको डिस्क्राइब करने के लिए। जो कंपैरेटिव रहती है उसको हम 2 पर्सन्स को कंपेयर करने के लिए, 2 प्लेसेस को या 2 थिंग्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। जो सुपरलेटिव होती है लास्ट वाली, उसको हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर किस चीज़ में? जब भी आप 2 से ज़्यादा पर्सन्स, प्लेसेस या थिंग्स को कंपेयर करते हैं। आई होप आपको इतना पता होगा। ठीक है, किसी को अगर नहीं आइडिया है तो डोंट वरी, इसको हम करेंगे एडजेक्टिव टॉपिक के अंदर। अब देखिए, फ्यू का फ्यूअर बना और फ्यूएस्ट बना, लिटिल का बना लेस और लीस्ट। सबसे जो बड़ा बेसिक आपको यहाँ पे सीखना है विच इज दैट कि जो लिटिल, लेस और लीस्ट है यूज होते हैं फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। और जो फ्यू, फ्यूअर और फ्यूएस्ट है यूज होते हैं फॉर काउंटेबल नाउन्स। नाउ आई एक्सपेक्ट कि आपको इतना फर्क जरूर पता होगा कि काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। फिर भी आपको मैं एग्जांपल दूं। मेरे हाथ में 2 मार्कर्स हैं, मार्कर्स गिने जा सकते हैं, मींस मार्कर्स आर काउंटेबल। व्हाइट बोर्ड्स मेरे घर पे 4 हैं, मींस व्हाइट बोर्ड्स गिने जा सकते हैं। मेरे पास 5 बैग्स हैं, बैग्स कैन बी काउंटेड। मैं सामने अपने 50 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं तो 50 स्टूडेंट्स कैन बी काउंटेड। तो जो भी चीज़ आप नंबर में काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 की फॉर्म में, विच इज कॉल्ड अ काउंटेबल नाउन और काउंटेबल पर्सन, अ काउंटेबल प्लेस और काउंटेबल थिंग। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पानी की आप बात कर ले, पानी कभी गिना नहीं जा सकता, वाटर कैन नेवर बी काउंटेड।
एयर कैन नेवर बी काउंटेड। सॉइल, आप मिट्टी की बात कर लीजिए, सैंड, रेत की बात कर लीजिए, आप अपनी फीलिंग्स की बात कर लें आप, जो कभी भी काउंट नहीं हो सकती, तो उनको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। जिनको आप नंबर की फॉर्म में काउंट कर लो, दे आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपने वर्ड फ्यू, फ्यूअर या फ्यूएस्ट यूज किया है वो काउंटेबल के पहले ही करना है आपको, अनकाउंटेबल के पहले नहीं कर पाओगे। अगर आप यूज करो लिटिल, लेस या लीस्ट, तो आपको ध्यान रखना है कि वो अनकाउंटेबल के पहले ही आना चाहिए, काउंटेबल के पहले तो नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, तो आपने इतना नोट कर लिया, मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा। नाउ लेट अस सी। अब मैं कहता हूं मेरे पास इस गेम को जीतने का एक ही चांस बचा है। आई होप आपको इतना पता है कि चांस वर्ड काउंटेबल है, एक चांस बचा है, मैं इसको एक कह पा रहा हूं, मीन्स ये काउंटेबल है। ठीक है, जिस भी वर्ड के आगे आप एक नंबर को प्लेस कर पाए, 1 2 3 4 5 को, तो समझ जाना वो काउंटेबल है। ठीक है, फिर मैं कहता हूं मेरे पास 5 चांसेस और बचे हैं, नंबर को प्लेस कर पा रहा हूं, और दूसरा आइडिया आपको दे रहा हूं मैं, जिस भी नाउन के बाद आप एस और ईएस को प्लेस कर पाए बड़ा इजीली, मतलब वो नाउन क्या है, काउंटेबल है। क्या आप कभी भी वाटर के बाद एस या ईएस ऐड कर पाते हो? नहीं कर पाते। आप एयर के बाद कर पाते हो? नहीं कर पाते। क्या वाटर के आगे आप 5 लगा लोगे, एयर के आगे 3 लगा लोगे? नहीं लगा सकते। तो यहां से पता लग गया, जिस भी वर्ड के आगे नंबर नहीं आ सकता, या जिस भी वर्ड के बाद एस और ईएस नहीं आ सकता, वो नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होता है। और जिस भी नाउन के आगे हम नंबर लगा सकते हैं फ्रीली, उसके बाद एस और ईएस भी लगा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। तो अब आपने काफी दफा खुद भी शायद यूज किया हो, शायद मैंने कभी लाइफ में यूज किया हो, या आपने किसी को सुना हो यूज करते टाइम, कि बड़े ही कम चांसेस बचे हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के। ठीक है, आपको इतना पता लगा कि चांस वर्ड क्या है, एक काउंटेबल नाउन है। अब मैं लिखता हूं, देयर आर लेस चांसेस टू क्लियर दिस एग्जाम नाउ। इस एग्जाम को क्लियर करने के अब कम चांसेस बचे हैं। सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि चांस वर्ड काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? आप कहेंगे काउंटेबल है। अगर ये काउंटेबल है तो मैं आपको पीछे पढ़ा के आया था कि जो वर्ड है लिटिल, उसके बाद जो वर्ड बना लेस, उसके बाद जो वर्ड बना लीस्ट, ये किसके लिए आते हैं? अनकाउंटेबल के लिए। अगर ये तीनों वर्ड अनकाउंटेबल के लिए आते हैं तो भैया ये क्या कर रहा है यहाँ पे, है ना? लेस वर्ड क्या कर रहा है? लेस वर्ड तो अनकाउंटेबल के लिए आता है, मीन्स ये लेस तो नहीं आना चाहिए यहाँ पे, मतलब गलती यहाँ पे है। ठीक है, यहां से आइडिया आया कि गलती किस वर्ड में है, गलती लेस वर्ड में है। कहां से पता लगा आपको कि चांसेस वर्ड काउंटेबल है, उसके पहले लेस आ रहा है, जबकि लेस, लिटिल और लीस्ट तीनों बनते हैं अनकाउंटेबल के लिए। अब दूसरी चीज कि अगर मैं बात करता हूं वर्ड फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट की, ये होते हैं काउंटेबल के लिए। अब मैंने जैसा कि आपको थोड़ा सा बेसिक एक इंट्रोडक्शन में बताया, जो आपको पहले भी पता होगा, कि जब दो को कंपेयर करते हो तो ये वाली डिग्री आती है, जब किसी को कंपेयर नहीं आप करते तो आप ये पॉजिटिव वाली लगाते हैं। ठीक है, जब आप दो से ज्यादा को कंपेयर करते हो तो आप ये सुपरलेटिव वाली लगाते हैं। इतना पता है आपको? तो जब कंपैरिजन ना हो तो क्या आती है? डिग्री पॉजिटिव। आई एम सॉरी, तो जब कंपैरिजन ना हो तो डिग्री कौन सी आती है? पॉजिटिव। अब मुझे आप बताइए कि यहां पे इस पूरे सेंटेंस में कोई कंपैरिजन हो रहा है क्या? क्या आपको लग रहा है कि इसमें कोई भी कंपैरिजन हो रहा है? एनी आइडिया? नहीं हो रहा। साफ लिखा हुआ है देयर आर लेस चांसेस टू क्लियर दिस एग्जाम नाउ, किस एग्जाम को क्लियर करने के कम चांसेस हैं। तो या तो मैं कहूं कि तुमसे कम चांसेस मेरे पास बचे हैं, या पिछले साल के कंपैरेटिवली इस साल कम चांसेस बचे हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा पूरे एग्जाम्पल में, है ना? ना ही मैं कह रहा कि उसके पास मेरे से कम चांसेस बचे हैं। तो दूसरा पर्सन जब नहीं आया तो कंपैरिजन भी नहीं हुआ, और अगर कंपैरिजन नहीं हुआ तो फिर आपको क्या करना है? आपको डिग्री कौन सी लगानी है? पॉजिटिव लगानी है। अब पॉजिटिव का सवाल ये है कि फिर लिटिल लगाएं कि फ्यू लगाएं? तो आपसे ही पूछता हूं मैं। लिटिल आता है अनकाउंटेबल के लिए, फ्यू आता है काउंटेबल के लिए। यहाँ पे क्या है? चांसेस काउंटेबल हैं, तो क्या लगाओगे? लिटिल के फ्यू? वेरी गुड, फ्यू। तो मेरा सेंटेंस बनना था देयर आर फ्यू चांसेस टू क्लियर दिस एग्जाम नाउ। क्यों? एक तो इसमें कंपैरिजन नहीं है तो डिग्री पॉजिटिव आएगी। पहले तुम कंपैरेटिव से पॉजिटिव में गए, फिर देखा कि लिटिल आएगा कि फ्यू आएगा। चांसेस काउंटेबल वर्ड है तो हमने क्या लगा दिया? यहाँ पे फ्यू लगा दिया, लिटिल को या लेस को हटा के। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। मैं एक एग्जाम्पल और लेना चाहूंगा। योर ग्लास
contains fewer water than mine। तो इस पूरे सेंटेंस में बड़ा साफ साफ पता लग रहा है कि मैं कहना चाह रहा हूं जो तुम्हारा गिलास है उसके अंदर जो पानी है वो पानी मेरे वाले गिलास से कम है। कंपैरिजन हुआ दो गिलासेस का, कंपैरिजन हुआ दो लोगों के पास जो पानी है उसके अंदर, ठीक है। देन लिखा भी हुआ, जहां जहां देन आता है वहां पर डिग्री आती है कंपैरेटिव। आपने कहा डिग्री तो कंपैरेटिव लगी हुई है फ्यूअर, लेकिन ये किसके लिए होती है? फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। ये होती है काउंटेबल के लिए। क्या पानी काउंटेबल है? ये तो अनकाउंटेबल है, तो वर्ड चेंज करना पड़ेगा। तो आप फ्यूअर का कर देंगे लेस। आई होप आपको समझ आ गया। फर्क क्या है वर्ड फ्यू और लिटल में? फ्यू से बनता है फ्यूअर, फ्यूएस्ट, और लिटल से बनता है लेस और लीस्ट। आई होप आपको यहां तक कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़े, चलिए। नाउ द नेक्स्ट टू वर्ड्स, वेरी फर्स्ट इज each other and the next one is one another। वैसे तो दोनों के दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि हम जब प्रोनाउन टॉपिक करेंगे तभी इन वर्ड्स पे फोकस करेंगे। जब बात कंफ्यूजिंग वर्ड्स की है तो क्यों ना इनको अभी डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा आपको तब भी प्रोनाउन टॉपिक के अंदर मैं इनको बताऊं एक बार। सो ईच अदर और वन अनदर में फर्क क्या है? मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। बोथ ऑफ देम truly, both of them are truly in love with one another। इतना सबको ही पता होगा, ठीक है। सबको पता होगा कि बोथ वर्ड किसके लिए आता है? दो के लिए आता है। मतलब दो पर्सन्स की बात हो रही है, यहाँ पे 3 से 4 लोग आपस में प्यार में नहीं है, ठीक है, दो ही लोग हैं। So both of them are truly in love with one another। तो यहाँ पे वर्ड आया one another। कितने लोग हैं? 2 लोग। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि one another आता है for more than 2, और each other आता है for 2। कि जब 2 लोगों के बीच का म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाना हो तो आप each other लगाओगे। जब 2 से ज्यादा के बीच का दिखाना हो तो आप लगाएंगे one another। मतलब यहाँ पे गलती है, both का मतलब 2 था, तो यहाँ पे वर्ड क्या आ जाएगा फिर? each other। I hope it is very clear to all of you। क्लियर? आगे बढ़े। इसके एग्जाम्पल चाहिए आपको एक और वन अनदर के साथ, यह हो जाएगा क्लियर। अब मैं सारे फैमिली मेंबर्स की बात करूं कि सारे के सारे फैमिली मेंबर्स जो हैं 5 हैं, 6 हैं, 10 हैं, वो सब एक दूसरे की परवाह करते हैं, एक दूसरे की फिक्र करते हैं। दैट मीन्स दे टेक केयर ऑफ, मतलब ऑल द फैमिली मेंबर्स टेक केयर ऑफ वन अनदर, ना कि ईच अदर। वहां पे हम मोर देन 2 फैमिली मेंबर्स की बात वहां पे कर रहे हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी हम नेक्स्ट 2 वर्ड्स करें। कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज पूछ सकते हो। इसके अलावा हम बाकी डिस्कशन करेंगे थोड़ा आगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द नेक्स्ट 2 वर्ड्स आर beside and besides। पार्ट ऑफ स्पीच आपको चाहिए होगा, बताऊं पहले, ठीक है। beside एक preposition है, besides preposition भी है और conjunction भी है। तो अब आपका सवाल ये रहेगा कि फिर तो डाउट ही बहुत रहेगा कि कंजंक्शन कब काम कर रही है, प्रेपोजिशन कब काम कर रही है। आपको इस तरह की चिंता करने की बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपको सेंटेंस देखना है, सेंटेंस के सेंस को समझना है, और आपको कभी भी ये ध्यान रखना ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। आपको क्यों ध्यान रखना है? Nobody is going to ask you the questions that this particular word is given in your sentence and you have to let me know that which part of speech is this word contain। तो आपको ऐसा कुछ सवाल कभी एग्जामिनर पूछने वाला नहीं है कभी भी लाइफ में, किसी भी एग्जाम में। तो आपको ध्यान देना है कि वर्ड्स को यूज हम किस तरह से कर रहे हैं, उनको आगे यूजेज को बढ़ाते हुए उसमें क्या मिस्टेक आ रही है। सो वर्ड पहले बिसाइड को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बिसाइड का मतलब होता है, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो बगल में, ठीक है। टू द नेक्स्ट, कि अगर मेरे बगल में कोई पर्सन खड़ा हुआ है या फिर मैं कहीं पे बैठा हूं, मेरे बगल में आके कोई बैठ गया,
या फिर मैं किसी चारपाई पे या मैं पेड़ की छाया में कहीं लेटा हुआ हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरे बगल में आके कोई पर्सन लेट गया, ठीक है, तो किसी भी पर्सन का आपके बगल में बैठे होना, आपके बगल में लेटे होना, आपके बगल में खड़े होना, या फिर आप कह दो कि मेरे दोस्त का घर बिल्कुल मेरे घर के बगल में बना हुआ है, तो वहाँ पे आप वर्ड का यूज करते हैं बिसाइड, मतलब नेक्स्ट टू द नेक्स्ट, या फिर आप नेक्स्ट टू कह सकते हैं उसको। तो बिसाइड वर्ड का ये मीनिंग होता है। पहले हम इस पे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, 1 से 2, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वर्ड बिसाइड्स को। My friend's home is situated beside mine। तो मेरे जो दोस्त का घर है वो मेरे घर के बिल्कुल बगल में बना हुआ है, सिचुएटेड है, तो वहां पे बगल में मतलब बिसाइड हुआ, मतलब नेक्स्ट टू। क्लियर? आई होप आपको इस एग्जांपल के जरिए समझ आया कि वर्ड बिसाइड का मीनिंग क्या है। एक और एग्जांपल लेते हैं। The bride was sitting beside the groom। कि जो दुल्हन थी वो जो दूल्हा था उसके बगल में बैठी हुई थी, ठीक है। सो द ब्राइड वॉज सिटिंग, बगल में बैठी हुई थी, सिटिंग बिसाइड द ग्रूम। तो बिसाइड का मतलब क्या है? नेक्स्ट टू, मतलब उसके बगल में, ठीक है। एक और एग्जाम्पल करें। The man standing beside the tree had a pensive look on his face। कि जो आदमी खड़ा हुआ था पेड़ की बगल में, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं पे भी निकले हैं घर से बाहर, कुछ सोचते सोचते हम पेड़ के बगल में छाया लेने के लिए खड़े हो गए और वहां पे हम कुछ सोचने लगे बहुत गहरा, ठीक है। तो जो आदमी खड़ा हुआ था पेड़ के बगल में, उसके चेहरे पे एक पेंसिव लुक थी। पेंसिव का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए कि जब जब आप अपने डीप थॉट्स में होते हो, काफी गहरी सोच में होते हो, तो आपके चेहरे पे जो लुक आती है उसको पेंसिव लुक कहा जाता है। या फिर उस इंसान को भी आपको भी अगर आप सोच रहे हैं तो आपको मैं पेंसिव इंसान कहूंगा, ठीक है। तो पेंसिव होता है एक एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है डीप इन थॉट्स। तो जो लुक है वो डीप इन थॉट्स लुक थी, या फिर वो पर्सन डीप इन थॉट्स था, तो उसको हम पेंसिव नाम देंगे। आई होप आपको बिसाइड वर्ड क्लियर हो चुका है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। लेट अस डिस्कस द वर्ड बिसाइड्स, क्योंकि काफ़ी बार इसमें स्टूडेंट्स को डाउट आता है जब भी प्रेपोजिशंस का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है या जब भी सेंटेंस गिवन होता है, उसमें बिसाइड और बिसाइड्स में फ़र्क समझना मुश्किल हो जाता है कई बार। तो पहले प्रेपोजिशंस की फॉर्म में बिसाइड्स को पढ़ लेते हैं। इसके 2 मीनिंग प्रेपोजिशंस के अंदर ही हैं, ठीक है। पहला इसका मीनिंग है एक्सेप्ट, जो मैंने आपको कल बताया था, के अलावा, कल मतलब पिछली क्लास में, के अलावा मतलब इसको छोड़कर। और दूसरा इसका मतलब है इन एडिशन टू, इसके साथ साथ। तो इसके सिर्फ एक प्रेपोजिशन के अंदर इसके 2 मीनिंग बन जाते हैं। एक्सेप्ट मतलब के अलावा, इन एडिशन टू मतलब इसके साथ साथ। तो आपको इस वर्ड को वहां यूज करना है जहां पे चाहे आप मीनिंग एक्सेप्ट निकाल लें, चाहे आप मीनिंग इसका इन एडिशन टू निकाल लें, आपके सेंटेंस के अंदर चेंज नहीं आना चाहिए। आपके सेंटेंस की जो सेंस है, जो उसकी साउंड है, उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि दूध के अलावा ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें कैल्शियम पाया जाता है, या मैं कह दूं दूध के साथ साथ ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें कैल्शियम पाया जाता है। जब मैंने कहा दूध के अलावा ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तब भी सेंटेंस की सेंस हमें समझ आ रही थी, ठीक है। जब मैंने कहा कि दूध के साथ साथ ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तब भी सेंस चेंज नहीं है उसकी। तो चाहे मैंने वर्ड के अलावा मतलब एक्सेप्ट यूज किया, चाहे मैंने वर्ड के साथ साथ इन एडिशन टू यूज किया, आप कॉमन वर्ड क्या यूज कर रहे हो? बिसाइड्स। मैं लिखता हूं सेंटेंस को। बिसाइड्स milk there are many food products which contain calcium। ठीक है, तो दूध के साथ साथ या दूध के अलावा ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे इसको दूध के साथ साथ कह दो आप, चाहे दूध के अलावा कह दो, चाहे इन एडिशन टू मिल्क कह दो इसको आप, चाहे एक्सेप्ट मिल्क कह दो। क्या आपके सेंटेंस की सेंस में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं? बताओ। कोई फर्क नहीं पड़ रहा सेंटेंस में। और जिसको भी आप सेंटेंस बताओगे मीनिंग बिल्कुल ठीक ही निकलेगा उसका, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल और लिखता हूं।
वी हैड मैनी मोर अपॉर्चुनिटीज बिसाइड्स द वंस यू मेंशन्ड, कि हम लोगों के पास बहुत सारी और भी अपॉर्चुनिटीज थी, किसके साथ साथ जो तुमने मेंशन करी, या किसके अलावा जो तुमने मेंशन करी। तो जितनी भी तुमने मेंशन करी अपॉर्चुनिटीज, उनके अलावा या उनके साथ साथ हमारे पास बहुत ज़्यादा और अपॉर्चुनिटीज भी थी। आई होप आपको दोनों सेंटेंसेस में समझ आ रहा है कि चाहे बिसाइड्स का मीनिंग मैं एक्सेप्ट कैरी करूँ, चाहे बिसाइड्स का मीनिंग मैं इन एडिशन टू कैरी करूँ, सेंटेंस के मीनिंग में कोई फर्क नहीं आ रहा। आई होप आपको क्लियर है ये, ठीक है। और हाँ, अगर आपको ये पहली दफ़ा क्लियर हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा, इट विल मेक मी फील गुड। अब अगर बात करता हूं मैं बिसाइड्स वर्ड की एज अ कंजंक्शन, तो एज अ कंजंक्शन इसका मतलब वही होता है इन एडिशन टू, जिसको आप एज वेल एज कह सकते हो। पहले तो ये बताओ, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की इंट्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है, उसमें आपने क्या पढ़ा था, कंजंक्शन क्या होती है, जो दो वर्ड्स को, दो लेटर्स को या दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करती है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा कह दूं, माय फादर बिसाइड्स माय मदर गोज टू वॉक एवरी मॉर्निंग, कि मेरे फादर मेरी मदर के साथ हर रोज सुबह वॉक पे जाते हैं। कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे मैंने गोस क्यों लिखा, गो क्यों नहीं लिखा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर आपको डिटेल में बताऊंगा कि ऐसा क्यों आते हैं, क्योंकि इसमें भी काफ़ी मिस्टेक्स आपके एग्जाम में आ सकती हैं। सो माय फादर बिसाइड्स माय मदर, मतलब माय फादर एज वेल एज माय मदर, इसको आप एज वेल एज कह सकते हो, इसको आप इन एडिशन टू भी कह सकते हो। तो इसमें क्या हुआ, दो वर्ड्स को इसने कनेक्ट किया ना बिसाइड्स ने, तो वहां पे क्या कर रहा था, दो वर्ड्स को कनेक्ट नहीं कर रहा था, सिर्फ एक नाउन के पहले आ रहा था, उसका मीनिंग एक्सेप्ट या इन एडिशन टू नहीं कर रहा था। और आपको पता है प्रेपोजिशन का मीनिंग मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था पोजीशन शो करेगा या किसी एक का दूसरे के साथ रिलेशन शो करेगा, ठीक है। कनेक्शन का बताया था कि दो वर्ड्स को, दो लेटर्स को या दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करेगा, कर रहा है कनेक्ट। तो यहां से क्लियर हुआ, बिसाइड्स एक कंजंक्शन है और बिसाइड्स एक प्रेपोजिशन भी है। प्रेपोजिशन में इसके दो मीनिंग्स है, कंजंक्शन में इसका एक मीनिंग है, इसके साथ साथ ये पर्सन, इसके साथ साथ ये वाली चीज। आई होप आपको यहां तक सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। अब जब आप बात करते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स की, तो मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं। कई एग्जाम्स में क्या होता है कि आपके पास फिलर्स के क्वेश्चंस आते हैं। अब फिलर्स में क्या होता है कि या तो आपको सिंगल फिलर आता है, तो सिंगल फिलर में आपके पास एक ही ब्लैंक होता है। कई बार आपके पास आता है डबल फिलर, तो वहां पे होते हैं जी आपके पास ब्लैंक स्पेस, एक ही सेंटेंस में दो की सेंटेंस चल रहा है आपका और बीच में दो ब्लैंक स्पेस आ गए, इसमें आया एक, ठीक है। और कई बार क्या होता है आपके सामने आता है क्लोज टेस्ट, उसमें क्या होता है सेंटेंस चलता है, उसमें एक ब्लैंक आया, फिर एक ब्लैंक आया, उसके बाद आगे चल के फिर एक ब्लैंक आ सकता है, आगे चल के एक और ब्लैंक आ सकता है। इस तरह से पूरे पैराग्राफ के अंदर आपके पास मल्टीपल नंबर ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेसेस आ सकते हैं दैट यू हैव टू फिल अप। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब क्लोज टेस्ट, ये वर्ड जो क्लोज लिखा हुआ है मतलब वो वर्ड्स बड़े ही क्लोजेस्ट वर्ड्स होते हैं। जैसे मैंने आपको ईगर और क्यूरियस वर्ड करवाया, आपको मैंने इंसिस्ट और परसिस्ट करवाया, सबमिट या डिपॉजिट वर्ड आपने किया, ठीक है। इसके अलावा आपने ब्रोच और ब्रोच वर्ड किया। कल हमने डिस्कस किए थे पिछली क्लास में एक्सेप्ट और एक्सेप्ट ए के साथ, आइल और आइल दो वर्ड्स एक ही प्रोनाउंसिएशन के साथ। तो यहाँ पे आके स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे दो क्लोजेस्ट वर्ड्स में से कौन सा वर्ड फिलअप करना है, तो या बिसाइड और बिसाइड्स हमने किया आज ही। तो यहाँ पे आपको इन वर्ड्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। चाहे वो सिंगल फिलर हो, चाहे वो डबल फिलर हो, चाहे वो क्लोज टेस्ट, एक पैराग्राफ के अंदर आपको 4 से 5 से 7 या 10 फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना हो। आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ आया होगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे आई विल टेक देम इन द लाइव सेशन। इसके अलावा आप जितने भी सेशन पीछे हमारी क्लासेस हुई हैं, सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है उनको आप पढ़िए। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच की इंट्रोडक्शन क्या है, इसके अलावा हमने पढ़ा कंफ्यूजिंग वर्ड्स पार्ट 1 में कुछ वर्ड्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स पार्ट 2 में कुछ वर्ड्स। आई होप आप इस तरह से पढ़ते रहेंगे और जल्दी आपकी इंग्लिश बहुत ही बेटर होने वाली है, मुझसे भी ज़्यादा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, विश यू ऑल द बेस्ट।